हाय दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीटेट प्रश्नों की श्रृंखला में यह हमारा 5वां वीडियो है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। आपको बता दें कि पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, मिट्टी, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जैविक पर्यावरण में पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अध्ययन, जीव जंतु एवं छोटे मोटे वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और सांस्कृतिक पर्यावरण जो मानव निर्मित होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि भूमि के रूप, मिट्टी या खनिज पदार्थ, ये सब प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। ये सब प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण के तत्व है, जबकि अधिवास जो है सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है। तो इसका सही आंसर होगा अधिवास। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन गैसों की मात्रा बढ़ाने से या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। तो पहले हम आपको बता दें कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह समझौता जापान के क्योटो में हुआ था और इस क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की कमी, या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। अगर आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी पर तापमान उत्पन्न करती हैं, वायुमंडल में तापमान बढ़ाती हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कितना प्रतिशत स्वच्छ जल उपलब्ध है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कितना परसेंट स्वच्छ जल उपलब्ध है। 90%, 70%, 50% और 35%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 70% जल अंटार्कटिका महाद्वीप पे मीठा जल 70% उपलब्ध है। अंटार्कटिका महाद्वीप का स्थलीय भाग लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और जिसमें स्थलीय हिम का 90% भाग अंटार्कटिका महाद्वीप पे पाया जाता है। स्थलीय हिम का 90% भाग अंटार्कटिका महाद्वीप पे पाया जाता है और पृथ्वी पर स्थित स्वच्छ जल का 70% भाग यहीं पाया जाता है। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। क्लब ऑफ रोम विद्वानों का एक समूह था जो पर्यावरण जागरूकता पर कार्य करता था। दोस्तों, क्लब ऑफ रोम विद्वानों का एक समूह था जो पर्यावरण जागरूकता पर कार्य करता था। इसने एक पुस्तक लिखी थी कि लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। यह पुस्तक बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रहे प्राकृतिक संसाधनों के विनाश को चित्रित करती है। तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पर किस पर चर्चा की गई थी या इससे क्या चित्रित होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के विनाश को चित्रित करती है, लिमिट्स टू ग्रोथ। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, रविंद्र कुमार सिन्हा, कैलाश संखाल, रिचर्ड सेंटवार बेकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रविंद्र कुमार सिन्हा। इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि राजेंद्र प्रसाद को जल पुरुष कहा जाता है, जबकि कैलाश संखाल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड सेंटवार बेकर को वृक्ष मानव
कहा जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, या पेड़ के तने में घोंसले कौन सी पक्षी बनाती है? ऑप्शन है शक्करखोरा पक्षी, दार्जिन पक्षी, बसंत गौरी पक्षी और बीबर पक्षी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छिद्र बनाकर उसमें घोंसले बनाती है और उसको अंडे देती है। और शक्करखोरा की बात करें, यह पेड़ या झाड़ी में आपने लटकता हुआ वो घोंसला देखा होगा, वह शक्करखोरा पक्षी का होता है। और दार्जिन पक्षी पत्तों को सीलकर घोंसले का निर्माण करती है। बीबर पक्षी, अगर बीबर की बात करें तो नर बीबर अपनी मादा बीबर के लिए 4-5 घोंसले बनाता है, और वो जो मादा बीबर होती है वह आकर के उसमें से अपने एक घोंसले का चयन करती है तो उसमें अंडे देती है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है? ध्वनि की आवृत्ति किससे मापी जाती है? हर्ट्ज से, डेसिबल से, पार्सेक से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज से ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है, जबकि डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। और पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि का मानक 45 डेसिबल दिया है, जबकि भारत सरकार के अनुसार 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषण होती है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोगेनवेलिया किस प्रदूषण को दूर करने का उपाय है? बोगेनवेलिया किस प्रदूषण को दूर करने का उपाय है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, धूल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किस बोगेनवेलिया से दूर किया जा सकता है। जबकि जल प्रदूषण को हम जलकुंभी के माध्यम से दूर करते हैं। और धूल प्रदूषण सहजन एवं नीम के वृक्षों को लगाकर हम धूल प्रदूषण में कमी ला सकते हैं। और ध्वनि प्रदूषण को सीता अशोक वृक्ष से रोका जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम नाइट सफारी पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम नाइट सफारी की स्थापना उत्तर प्रदेश के रीवा में हुई थी। और व्हाइट सफारी भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला लायन सफारी पार्क स्थापित किया गया था। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? दोस्तों सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर, भोपाल, इज्जतनगर, रामबाग। तो इसका सही आंसर होगा कोयम्बटूर में। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। जबकि भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान केंद्र है, और इज्जतनगर केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।